राज कंदल अक्सर सोचता था कि अगर वो अपनी पहली शक्ति कायम रखता तो क्या बुरा था, जो मन चाहता था कर लेता था, लेकिन बस मिनिश लालच का पोतला है। महाशक्ति बनने में अपना सब कुछ खो दिया था और अब भी उसे कामयाबी नजर नहीं आ रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, है महासा बिल्ली, मैंने तो सारा जीवन तुम्हें दान कर दिया, पर तुमने इस तरह मेरा साथ छोड़ दिया। फिजा में एक मकरू भिनभिनाहट सी उभरने लगी। उसे वो जाप बताया जा रहा था जिससे शीशनाग शक्ति हासिल हो सकती थी। 7 दिन का जाप था जिसे इसने बड़ी मशक्कत के बाद पूरा किया। 7वें दिन जाप का आखिरी लम्हा पूरा हुआ तो अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे इसका सारा जिस्म जलती हुई आग में झोंक दिया गया हो। उसे अपने पूरे बदन में शोले दहकते हुए महसूस हो रहे थे। यूं लग रहा था जैसे इसके वजूद का हर हिस्सा खाकस्तर होता जा रहा हो। इसका बदन पतला होता चला गया। फिर सबसे पहले चेहरे ने एक चौड़े चुकी के पार्ट जैसे फन की शक्ल इख्तियार की। इसके बाद फिर दोनों हाथ गुम हो गए और आहिस्ता आहिस्ता पूरा बदन पतला होकर सांप की शक्ल इख्तियार कर गया। थोड़ी ही देर के बाद आबिशार के किनारे घास पर एक कोड़ियाला नाग बैठा हुआ था जिसको देखकर ही दिल पर हैबत तारी होती थी। इसने बस्ती से काफी फासले पर पीपल के एक दरख्त को मुंतखब किया। इसके तने पर चढ़ता हुआ वो ऊपर की शाखों पर पहुंच गया और उसने एक चौड़ी शाख पर पनाह ली। वो थकन से बुरी तरह चोर था। चुनाचे राज कंदल की आंखें बंद होने लगे। फिर न जाने कितना वक्त गुजर गया और उसने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर इधर देखा। उसने नीचे निगाह दौड़ाई और ये देखकर दंग रह गया कि पीपल के दरख्त के चबूतरे पर बेशुमार नागने झूम रही थीं। वो फन काड़े खड़ी हुई थीं। यूं लग रहा था जैसे उन पर मस्ती और बेखुदी का आलम तारी है। राज कंदल की समझ में कुछ नहीं आया। वो इन्हें देखता रहा। राज कंदल सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर उसे याद आया कि वो इन्हीं की नस्ल है। ये उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे क्योंकि अब वो इंसान नहीं। रफ्ता रफ्ता सूरज उभरने लगा और नाग ने इतनी अफसुर्दगी के साथ फन काड़े आगे गईं जैसे इन्हें इससे जुदा होने का बहुत ही गम हो। राज कंदल ने देखा एक बहुत खूबसूरत नागिन वहीं फन काड़े बैठी हुई है। जब बहुत देर गुजर गई और सूरज निकल आया तो राज कंदल दरख्त से नीचे उतरा, इस बात के लिए तैयार कि नागिन इस पर हमला करेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया तो नागिन के अंदर जैसे जिंदगी की लहर दौड़ गई। वो लहराती हुई आगे बढ़ी और राज कंदल को अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, है शीशनाग, मेरा नाम चतर नंदी है। मैं बचपन से तेरे सपने देखती आई हूँ। है शीशनाग, मैं तेरे साथ रहकर अमर होना चाहती हूँ। मुझे अपने चरणों में जगह दे दे। राज कंदल दंग रह गया। उसने हैरान लहजे में कहा, क्या तो नागिन है? हाँ, चतर नंदी है मेरा नाम और मैं अपने कबीले की सबसे सुंदर नागिन हूँ। राज कंदल सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। ये नई कहानी थी और वो दिल ही दिल में हंस रहा था कि ये तो बड़ी अजीब बात हुई। क्या इस नागिन को ये अंदाजा नहीं है कि मैं इंसान हूँ? लेकिन फिर इसने सोचा कि अगर मैं उसे बता देता हूँ कि मैं इंसान हूँ तो हो सकता है मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। इस जाप के बाद मैं सांप बिन तो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर सांप जैसी खुसूसियात पैदा हुई हैं या नहीं, ये मालूम नहीं। इसने सोचा कि यहाँ से निकल लेना चाहिए और ये सोचने के बाद वो दूसरी तरफ से उतर गया और तेज रफ्तारी से रेंगता हुआ बस्ती के मशरकी किनारे से बाहर निकल गया। इसे अंदाजा था कि इसके अंदर कोई कुव्वत, कोई शक्ति नहीं है, कोई भी उसे आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वो बच बच कर ही सफर कर रहा था और किसी ऐसी जगह रुकने से परहेज कर रहा था जहां इंसान या बड़े बड़े जानवर मौजूद हों। जब हद से ज्यादा थक गया तो फिर उसने एक बड़े से दरख्त की जड़ में पनाह ली। इसे ये भी नहीं मालूम था कि एक सांप की ग़िज़ा क्या होती है। एक वशी सी तारी हो गई थी इस पर। फिर वो उस वक्त चौंका जब उसे दरख्त के ऊपरी हिस्से में कुछ आहटें महसूस हुई। वो चौंक कर सीधा खड़ा हो गया। उसने दूसरी तरफ देखा तो उसे एक अजीब व गरीब मंजर नजर आया। एक बड़ा सा खूंखार नेवला एक बड़े सांप पर हमले कर रहा था और सांप खूंखार अंदाज में फनकारता हुआ नेवले के हमलों से बचकर खुद भी इस पर हमले करने की कोशिश कर रहा था। राज कंदल के पूरे बदन में सर्द लहरें दौड़ने लगे। वो बेहद खौफजदा हो गया। इस बात का उसे इल्म था कि नेवला सांप का बदतरीन दुश्मन होता है। वो सोचने लगा कि कहीं इस सांप को खत्म करने के बाद नेवला इस पर हमला आवर ना हो। नेवला बेशक सामने से इस नाग पर हमले कर रहा था, लेकिन नाग ने मौका मिल जाने से पूरा पूरा फायदा उठाया था। नेवला चंद लम्हों में बेजान हो गया। सांप देर तक इसके बदन से लिपटा रहा। फिर जब उसने महसूस कर लिया कि नेवला दम तोड़ चुका है तो आहिस्ता आहिस्ता वो इसके बदन से हटने लगा और फिर राज कंदल को चतर नंदी की आवाज सुनाई दी, मैं जख्मी हो गई हूँ शीशनाग महाराज। एक बार फिर राज कंदल के जहन को झटका लगा था। वो पहचान नहीं सका था कि ये चतर नंदी है, मगर ये यहाँ कहाँ से आ गई? चतर नंदी फिर बोली, तुम्हारे लिए भोजन लेकर पहुंची तो तुम जा चुके थे। बस मैं तुम्हारी खुशबू सूंघती हुई तुम्हारे पीछे चल पड़ी और तुम्हें यहाँ पाया। तुम सो गए थे और ये तुम्हारी ताक में लगा हुआ था। जैसे ही ये तुम्हारी तरफ बढ़ा मैंने इस पर हमला कर दिया। ये मर गया महाराज, पर थोड़ी सी जख्मी में भी हो गई हूँ। तुम चल क्यों पड़े थे? राज कंदल का दिल चाह रहा था कि अपना सर पीट ले, लेकिन नहन हाथ ही नहीं थे कि सर तक पहुंच सकते। चतर नंदी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा भोजन वो एक तरफ रखा हुआ है, भूखे हो खाना खा लो। राज कंदल रेंगता हुआ इस तरफ बढ़ गया जदुर चतर नंदी ने इशारा किया था। बहुत देर के बाद शकम सेरी हुई थी।
उस वक्त वो अपने आप को बहुत चाकू चौबंद महसूस कर रहा था। चुनांचे बड़ी एहतियात के साथ वो बर्क रफ्तारी से रेंगता हुआ आगे बढ़ गया और काफी दूर जाने के बाद उसने चतर नंदी की तरफ देखा, लेकिन अब वो जगह ही नजर नहीं आ रही थी जहां वो चतर नंदी को छोड़ आया था। तब उसे सांप की तेज रफ्तारी का इल्म हुआ। बड़ा फासला तय कर लिया था उसने। 2 दिन और रातें वो सफर करता रहा और आखिरकार इस बस्ती तक पहुंच गया जहां के बारे में उसे मालूमात हासिल हुई थी। और फिर वो इस शानदार हवेली में एक जगह से अंदर दाखिल हो गया जहां से बस एक नाग ही गुजर सकता था। जो निशान उसे बताए गए थे वो इस हवेली के निशानात थे। उसने फौरी तौर पर एक ऐसी जगह मुंतखब कर ली जहां वो हवेली के मकीनों की निगाहों से महफूज रह सकता था। पहले जरा यहाँ की सूरत हाल का जायजा ले ले, इसके बाद बच्ची को तलाश करेगा। इसने थोड़ी देर इंतजार करने का फैसला किया। फिर जब रात इतनी हो गई कि हवेली के मकीन अपनी आरामगाहों में चले गए तो राजकंदल ने अपनी जगह छोड़ी और दीवारों के साथ साथ रेंगता हुआ अपनी मतलब की जगहों को तलाश करने लगा। इसके बाद वो एक खिड़की से ऊपर चढ़ा। अंदर रोशनी हो रही थी और एक नौजवान लड़की जो दोपट्टे से मुंह छुपाए ससकियां भर रही थी। मर्द की आवाज उभरी, शबाना कब तक रोती रहेगी बेटा, जो होना था वो तो हो ही गया। मैं यही इंतजार कर रहा हूँ कि महमूद अली हाथ पकड़ कर बाहर निकाल दे, क्योंकि बच्ची तुम्हारे पास थी जब वो गुम हुई। वैसे जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। अरे ये खिड़की के पास सरसराहट कैसी हो रही है। मर्द की आवाज उभरी और राजकंदल जल्दी से नीचे कूद गया। वो वहां से दूर निकलने के लिए तेज रफ्तारी से रेंगने लगा और फिर एक बड़ी नाली से अपना बदन सिकुड़ कर अंदर दाखिल हो गया। ये भी एक कमरा ही था और इस कमरे में भी चंद अफराद मीटिंग कर रहे थे। इनमें से एक शख्स कह रहा था, आप बिलावजा मुझ पर बिगड़ रहे हैं। अब भला मुझे क्या पड़ी थी कि लड़की को अगवा करता। जब अपने ही दुश्मन बिन जाएं तो कोई क्या कर सकेगा। अगर ये बात उनके मुंह से निकलकर महमूद अली के कानों तक पहुंच गई कि बच्ची को मैंने अगवा कराया है तो मेरी गर्दन ही उड़ा दी जाएगी। महमूद अली कभी माफ नहीं करेंगे, यहाँ से भी निकाले जाएंगे। इसके बाद राजकंदल ने जगह जगह की तलाशी ली। सबके दरमियान एक ही मौजू था, किसी बच्ची की गुमशुदगी का मौजू। क्या ये वो बच्ची है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया था। आखिरी कमरे में 2 मियाँ बीवी मौजूद थे। ये कमरा हवेली के दूसरे कमरों में सबसे ज्यादा बड़ा और शानदार था। दोनों सर झुकाए बैठे थे। औरत कह रही थी, महमूद अली, मेरा दिल कहता है कि इन्हीं लोगों ने सबूही को गायब किया है। महमूद अली, ये सब खुद गर्ज और जालिम लोग हैं। इन्होंने मेरी बच्ची मुझसे छीन ली। फिर भी थोड़ा सा इंतजार कर लो। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इन्हीं में से कोई हमें तफसील बताएगा और हो सकता है उसके बाद हम सबूही को तलाश कर लें। वैसे जकिया बेगम जैसे वो आई थी ऐसे ही चली भी गई। कौन जाने कौन थी। राजकंदल धिक से रह गया था। अब उसे यकीन होता जा रहा था कि ये इस बच्ची का जिक्र है। पूरी हवेली में कहीं इस बच्ची का कोई निशान नहीं था, जबकि इसके ज्ञान ध्यान ने इसे यहाँ का पता दिया था। एक सुनसान से गोशे में पहुंचकर उसने आसन मारा और बैठ गया। फिर वो एक जाप करने लगा और थोड़ी देर के बाद उसके कानों में एक आवाज उभरी, हाँ बोल, क्या चाहता है। क्या मैं उसी जगह पहुंचा हूँ। राजकंदल ने सवाल किया। हाँ, अंधेरे में आवाज उभरी। क्या वो बच्ची यही है नहीं थी। अब वो यहाँ नहीं है, कहाँ गई। ये तो खुद खोज लगा, हमें नहीं मालूम। और इसके बाद राजकंदल ने कई बार आवाजें दी लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी। अर्शिया अब डॉक्टर हारिस के दिल का टुकड़ा बन गई थी। वैसे भी वो तन्हा जिंदगी गुजार रहे थे। अर्शिया के आ जाने से उनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली पैदा हो गई थी। वो अस्पताल से थी घर आ जाते थे। अर्शिया की दिलजोई में इन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। वो डॉक्टर हारिस से इस तरह मोहब्बत करने लगी थी कि डॉक्टर हारिस को लगता था जैसे कहीं से उनकी कोई सगी बेटी आ गई हो। अर्शिया की हालत भी अब पहले से काफी बेहतर हो गई थी। डॉक्टर हारिस का कहना था कि किसी भी वक्त इसकी खोई हुई यादाश्त वापस आ सकती है। फिर एक दिन सुबह को वो अपने मामूलात से फरागत हासिल करने के बाद वो अखबार पढ़ने बैठे। पहला सफ़ा खोला और इस पर सरसरी नजर दौड़ाते हुए नीचे की सिमत पहुंचे। बाईं जानिब कोने में एक तस्वीर छपी हुई थी और ये तस्वीर उनका सारा वजूद भग से उड़ गया। अर्शिया की तस्वीर थी। डॉक्टर हारिस की आंखें धंधला गईं। जहन को शदीद झटका लगा था। आंखों में पानी उतर आया। अगर अर्शिया का खानदान उसे वापस मिल गया तो वो उसे इसके हवाले करने पर मजबूर होंगे। हालांकि अर्शिया के साथ जो कहानी वाबस्ता थी वो ना काबिल फहम और ना काबिल यकीन थी। एक लड़की को जिंदा कब्र में दफन कर दिया गया। वहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया और खुद भी जिंदा रही। काश इसके जहन में तहरीक पैदा हो जाए और ये हमें खुद ही अपने बारे में कुछ बता सके। वो एक बात और भी कहते थे कि अगर कभी इसके लवाहिकीन उसे तलाश करते हुए पहुंच गए तो फिर क्या करना होगा। शहबाज और इकबाल जवाब देते कि सर, अगर ऐसा हो भी जाए तो तहकीक किए बगैर हम इसको किसी अनजान शख्स के हवाले नहीं कर सकते। और अब इन्होंने ये तस्वीर देखी थी। डॉक्टर हारिस आंखों का पानी पूंछ कर तस्वीर का मुवाजना अर्शिया से करने लगे। दोनों के नकूश यकसा थे। फिर इन्होंने तस्वीर के साथ दर्दशुदा मजमून को पढ़ा। कुछ अरसे पहले ये खातून अपने घर से गायब हो गई हैं। हम उनकी तलाश में हैं। अगर किसी को ये खातून नजर आए या किसी को उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल हो तो बराहे करम मुंदरिजा झैल पता पर इत्तिला दीजिए। इत्तिला देने वाले को 5 लाख रुपए पेश किए जाएंगे।
पता इस शहर के एक इलाके का था। डॉक्टर हारिस ने एक दो बार इस पते को पढ़ा, इसके बाद अखबार लपेट कर एक तरफ रख दिया। वो अर्शिया को उसके बारे में नहीं बताना चाहते थे। कुछ देर सोचते रहे, फिर इन्होंने शहबाज के मोबाइल पर फोन किया। थोड़ी देर के बाद शहबाज की आवाज सुनाई दी। जी सर, शहबाज बोल रहा हूँ। शहबाज, तुम्हारी ड्यूटी रात को है ना, सो रहे थे क्या? नहीं सर। तो फिर ऐसा करो, मुझे कहीं मिल जाओ। मैं उस वक्त घर पर हूँ, लेकिन घर मुलाकात नहीं करना चाहता, कुछ ऐसी ही जरूरी बातें करनी है। सर, जैसा आप हुक्म दें। अच्छा ऐसा करो, अस्पताल पहुंच जाओ तुम दोनों, कैंटीन में मुलाकात करते हैं, वो हमारे लिए सबसे महफूज जगह है। 1 घंटे के अंदर। ठीक है। अस्पताल की कैंटीन में जब डॉक्टर हारिस पहुंचे तो इकबाल और शहबाज उनके मुंतजिर थे। डॉक्टर हारिस ने अखबार अपने साथ ले लिया था। जेब से मुड़ा तड़ा अखबार निकाला और खोल कर तस्वीर उनके सामने कर दी। इन दोनों ने ये अखबार नहीं देखा था। अर्शिया की तस्वीर देखकर दोनों चौंक गए। इन्होंने तस्वीर के साथ लिखा हुआ मजमून पढ़ा। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर इकबाल ने कहा, क्या कहते हैं आप इस तस्वीर के बारे में? तस्वीर इस लड़की की है जिसे हम इसके सही नाम से नहीं पुकार सकते, लेकिन मजमून में नाम अर्शिया बताया गया है। जी सर, तो फिर अब मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। सर, सीधी सी बात है, किसी ने उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया था और इसके बाद उसे उसी कब्र में तलाश किया होगा, जबकि हम उसे कब्र से निकाल लाए थे। अगर वाकयात पर गौर किया जाए तो हमें नजर आता है कि कुछ लोग आज भी इस खातून की तलाश में हैं, और अगर तस्वीर के हवाले से हम मोहतरमा अर्शिया को उन लोगों के हवाले लेकर देते हैं तो क्या कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या सलूक हो सकता है कि वो इन्हें दोबारा हलाक करने की कोशिश करें। तो अब हमें करना क्या चाहिए? पहले अंदाजा लगाया जाए कि ये हमीद खान है कौन, इस पते पर उनके बारे में मालूमात की जा सकती हैं, ये देखा जाए कि किस तरह के आदमी हैं, और फिर अगर मुमकिन हो सके तो सूरत हाल बताकर कानून की मदद भी ली जाए। बल्कि सर, इस सिलसिले में यकीनी तौर पर पुलिस से राब्ता किया जाए। वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम पुलिस से राब्ता करते हैं तो एक कानूनी नुक्ता हमें उलझन में डाल सकता है। वो ये कि हमने अब तक पुलिस को इस बारे में इत्तला क्यों ना दी। डॉक्टर हारिस की दलील बहुत ही वजनदार थी। फिर अचानक इन्हें कुछ याद आया। वो बोले, मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर है, मुझे इससे राब्ता कायम करना चाहिए, वो इस सिलसिले में हमारी बेहतरीन मुआवनत कर सकेगा। ठीक है सर। दोनों ने इस बात की तायद की। हाशिम अली, डॉक्टर हारिस के अकीदतमंदों में था, उनकी तलबी पर फौरा हाजिर हो गया। डॉक्टर हारिस ने उसे पूरी तफसील बताई तो वो दंग रह गया। वो खातून आपके पास है? हाँ, और बिल्कुल ठीक ठाक है, सिवाय इसके कि इन्हें अपना माजी याद नहीं। क्या आपने इन्हें ये बताया है कि आपने इन्हें किस तरह हासिल किया? हाँ, मगर ये तस्करा इसके लिए बेहतर नहीं साबित होता। वो वहशत ज़दा हो जाती है। लोगों ने उसे जिंदा कब्र में दफन करने की कोशिश की थी। जाहिर है वो लोग इसके दोस्त तो हो नहीं सकते, और अब भी मुमकिन है कि अखबार में इश्तिहार देने वाला इसके दोषिमनों में से ही कोई हो। 100% उन इम्कानात पर गौर किया जा सकता है। तो अब आप मुझे बताइए हमें क्या करना चाहिए। अखबार में जो पता मौजूद है, मैं इस पर मुतालिका शख्स से राब्ता करता हूँ और ये पता चलाता हूँ कि कौन लोग हैं और क्या मकसद रखते हैं। पुलिस अफसर हाशिम अली पता लेकर इस जगह पहुंच गया जहां हमीद खान ने रहाइश इख्तियार की थी। इत्तिफाक से चौधरी शाहनवाज भी उसी दिन हमीद खान के पास आए थे, ये मालूम करने के लिए कि इश्तिहार का कोई नतीजा निकला या नहीं। हमीद खान ने बताया था कि अभी तक नहीं, लेकिन उसी वक्त हाशिम अली की आमद की इत्तला मिली। हमीद खान के साथ चौधरी शाहनवाज ने भी इस बावर्दी अफसर का इस्तकबाल किया और उसे इज्जत व एहतराम से बिठाया। मैं आपसे इस तस्वीर के बारे में मालूम करना चाहता था, आप में से हमीद खान कौन है? हमीद खान ने गर्दन खम करके कहा, हमीद खान मेरा नाम है, ये मेरे मालिक चौधरी शाहनवाज हैं, उनकी हिदायत पर ये इश्तिहार मैंने अखबार में दिया था। ऑफिसर, पहले तो आप ये बताएं कि क्या अर्शिया का कोई पत्ता निशान मिला है या आप अपने तौर पर तफ्तीश करने आए हैं? तो क्या करते हैं जनाब? मैं एक छोटा मोटा जमींदार हूँ और थोड़े बहुत कारोबार भी चला रखे हैं। तो बरा करम सिर्फ ये बता दीजिए कि आप तफ्तीश पर आए हैं या कहीं से आपको अर्शिया के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई हैं। मैं आपके उस सवाल का जवाब भी दे दूंगा शाहनवाज साहब। आप जरा मुझे उन खातून के बारे में कुछ बताइए। ये मेरी बीवी है। आप जानते हैं कि चौधरी के बहुत दुश्मन हवा करते हैं। मेरे एक दुश्मन ने जादू टूनों का सहारा लेकर अर्शिया का ज़हनी तवाज़ुन खराब कर दिया और वो गुम हो गई। उसकी तलाश में सारे जतन करने के बाद मैंने अखबार में इश्तिहार दिया। पुलिस ऑफिसर हाशिम अली ने तमाम तफसीलात सुनने के बाद कहा, ठीक है। शायद आपको इस बात का इल्म नहीं कि इन्हें कब्र में जिंदा दफन कर दिया गया था। चौधरी शाहनवाज बुरी तरह उछल पड़ा। उसने बेइख्तियार कहा, क्या अर्शिया आपकी तहवील में है? हाँ, आप यही समझी, एक बहुत ही नामी ग्रामी डॉक्टर के पास उनकी बेटी की हैसियत से रह रही हैं। इन्हें इलाज के लिए शहर लाया गया था, लेकिन उनका दिमागी तवाज़ुन बेहतर नहीं है, वो अपना माजी भूल चुकी हैं। आप खुदा के वास्ते मुझे इसके पास ले चलिए, मुझे देखकर उसे जरूर अपना माजी याद आ जाएगा। हम दोनों के दरमियान बड़ी गहरी मोहब्बत थी। अब मुझे आप पर एतमाद है। मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि पता चला लूं कि कहीं इश्तिहार उन दुश्मनों की तरफ से तो नहीं है जिन्होंने इन्हें कब्र में जिंदा दफन कर दिया था। चौधरी शाहनवाज और हमीद खान डॉक्टर हारिस के घर जाने के लिए तैयार हो गए। हाशिम अली इन्हें लेकर चल पड़ा।
बशीर बेग जहां भी हाथ डालता वहां से खाली ही हाथ निकलता। अब इन्हें देखो, कह रहे हैं थोड़े बहुत पैसे जमा करके दे देंगे, बची को खत्म कर दो। इस एहसास के साथ ही बशीर बेग के कलीजे में कोई चीज धड़की। बची के नकुश, इसकी मुस्कुराहट, इसके दिखने का अंदाज याद आ गया और उसने अपने मुंह पर दो थप्पड़ लगाए। लानत के मारे, ऐसी फरिश्ता सूरत बची को तो कत्ल करेगा। वो तो अच्छा हवा कि तो इस बची को ले आया, वरना इस बची के दुश्मन इसकी जिंदगी खत्म कर देते। लानत है बेटा तुझ पर। अब अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए ये जरूरी है कि इस बची को कलीजे से लगा कर रख। अम्मा ताजी तेरी बेहतरीन मुआविन हो सकती हैं। ऐसा करते हैं, रहीम बाबा की बात मान लेते हैं। कई बार रहीम बाबा ने बशीर बेग से कहा था कि बेटा मेरी दुकान पर आ जा, खाना कपड़ा भी दूंगा और तनख्वाह भी। लेकिन बशीर बेग भला चावलों की दुकान पर नौकरी क्यों करता? वो तो इस ताक में था कि अपनी लाइन के दूसरे लड़कों की तरह कोई लंबा हाथ मारे और सीधा दुबई निकल जाए। लेकिन बची के ख्याल से उसने सोचा कि अब रहीम बाबा के यहाँ नौकरी कर ली जाए। बशीर बेग बाहर निकला ही था कि उसने एक शख्स को देखा जो इस तरह सड़क पर खड़ा इधर इधर देख रहा था जैसे इस शहर में अजनबी हो। वो शख्स कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर खड़ा हो गया। बशीर बेग को प्यास लग रही थी, चुनाचे वो भी कोल्ड ड्रिंक पीने की गर्ज से आगे बढ़ा। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए उसने शख्स की तरफ देखा। उसने अपनी बोतल पीने के बाद जेब में हाथ डालकर नोटों की मोटी गड़ी निकाली और इसमें से एक नोट खींचकर दुकानदार की तरफ बढ़ा दिया। बशीर बेग ने जल्दी से फटाफट अपनी बोतल हलक में अनडीली और उस शख्स के पीछे चल पड़ा। इसके मुंह में पानी आ रहा था। फिर एक सुनसान सड़क पर वो रुक गया और उसने इशारे से बशीर बेग को करीब बुलाया। बशीर बेग एक लम्हा को सोचता रहा, दिल चाहा कि भाग जाए। इसने दोबारा बशीर बेग को इशारा किया तो बशीर उसके करीब पहुंच गया। उस शख्स ने मुस्कुराकर बशीर बेग को देखा और जेब से नोटों की गड़ी निकालकर उसे देते हुए बोला, चाहिए? बशीर बेग भागने के लिए पर तोलने लगा तो वो दोबारा बोला, भागने की जरूरत नहीं, वाकई में ये घड़ी तुम्हें देना चाहता हूँ। ये कहकर उसने बशीर बेग की तरफ उछाल दी और बशीर बेग ने उसे हाथों में लपक लिया। दूसरी जेब तो तुमने देखी ही नहीं, ऐसी ही एक घड़ी इस जेब में भी है। ये कहकर उसने एक और घड़ी निकाली और उसे भी बशीर बेग की तरफ उछाल दिया। जाओ ऐश करो, किया समझे? और इसके बाद वो वापस चल पड़ा। बशीर बेग एक लम्हे के लिए सोचता रह गया, ये शख्स इससे मजाक कर रहा है। उसने पलटकर एक लंबी छलांग लगाई और इसके बाद उसके पैरों ने रुकने का नाम नहीं लिया। काफी दूर जाने के बाद उसने एक बार गर्दन मोड़ कर देखा, उस शख्स का कहीं पता नहीं था। तब उसे हैरतों ने घेर लिया। उसने नोटों की ये दो बड़ी घड़ियां खुद बशीर बेग के हवाले कर दें। आखिर क्यों? फिर एकदम इसके जहन में एक ख्याल आया कि कहीं ये नोट जाली तो नहीं है। अब उसे किसी ऐसी बड़ी दुकान या स्टोर की तलाश थी जहां से वो कुछ खरीदारी कर सके। ऐसे ही एक स्टोर में दाखिल होकर उसने इधर इधर देखा। सामने ही उसे बच्चों के कपड़ों का स्टॉल नजर आया और एकदम बची इसके जहन में घूम गई। एक लम्हे तक तो वो सोचता रहा और स्टॉल के करीब पहुंचकर उसने दो तीन फराकी पसंद की और कैश काउंटर पर पहुंच गया। नोट निकाल कर कैशियर के हाथ में दिया और बोला, भाई इस नोट को चेक कर लो। जिस शख्स ने मुझे ये नोट दिया है, मुझे कुछ मशकूक सा लगा था कि जाली तो नहीं है। कैश काउंटर पर बैठे शख्स ने इसे गौर से देखा, फिर नोट चेक करने लगा। नहीं जनाब, ये ठीक है, आपको गलत फहमी हुई है। इसके बाद उसने मजीद दो तीन नोट निकाले और इन्हें मुख्तलिफ जगहों से इस तरह कैश कराता रहा। सारे नोट असली निकले और बशीर बेग को इत्मीनान हुआ कि उसे मिलने वाले नोट जाली नहीं हैं। मौलवी इदरीस सिर्फ इसलिए आए थे कि चौधरी शाहनवाज अगर उन तक पहुंचे तो उनकी जबान से शाहीना के खिलाफ कोई ऐसा लफ्ज न निकले जो शाहीना की जिंदगी बर्बाद कर दे। इन्होंने बीवी बच्चों के साथ ससुराल में बूदू बाश इख्तियार कर ली थी और यहाँ कुछ ऐसा दिल लगा कि अब उनका वापस जाने को जी ही नहीं चाहता था। बेगम भी खुश थी और बच्चे भी। एक दिन तहज्जुद की नमाज से फरागत हुई थी कि अलीजा की आमद का एहसास हुआ। आओ अलीजा आओ, बहुत अरसे के बाद चक्कर लगाया। जी हाँ, मैं खुद ही हाजिरी देता हूँ, आप तो कभी तलब ही नहीं करते। मियाँ अलीजा, ये बात आपके इल्म में है कि हमने आपको काबू में करने के लिए वजीफा ख्वानी नहीं की थी, बल्कि वो वजीफा हमने हुसूल ईमान के लिए किया था। और हकीकत है कि हमारे इल्म में नहीं था कि कोई नेक नफ्स जिन हमारे कब्जे में आ जाएगा। अर्शिया चौधरी शाहनवाज के इल्म में आ चुकी है और वो इसके हुसूल के लिए हारिस की तरफ चल पड़े हैं। चौधरी शाहनवाज की पहली बेगम का इलाज हो गया है। एक दिलचस्प इत्तला ये है कि राज कंदल ने अपनी नापाक ख्वाहिशों की तकमील के लिए अपने वजूद को एक सांप के वजूद में ढाल लिया और इस तरह वो अपनी बदतीनत ख्वाहिशों की तकमील के लिए सरगर्दा है, लेकिन मैं इस कामयाबी नहीं हासिल होने दे रहा। वो मासूमा जहां भी जाती है वहां हर दिल अजीज हो जाती, लेकिन चूंकि राज कंदल इसका ताक़ुब कर रहा है, इसलिए मैं इस कस्म के मौके पैदा कर देता हूं कि उसे इस जगह से हटा दिया जाए। ताहम मैं इसकी निगरानी भी कर रहा हूं। कुछ देर के बाद चौधरी शाहनवाज और हमीद खान डॉक्टर हारिस के मकान पर पहुंच गए। चौधरी शाहनवाज का दिल इस तरह धड़क रहा था, वो अर्शिया के हुसूल से तकरीबा मायूस हो चुका था, लेकिन तकदीर ने यावरी की थी। इधर डॉक्टर हारिस अर्शिया को इश्तिहार दिखाकर इस बारे में मुख्तसरन बता चुके थे। अर्शिया ने डॉक्टर हारिस से कहा, और अगर वो लोग मुझे याद ना आए तो? हाशिम अली के बेल बजाने पर डॉक्टर हारिस के घर मौजूद शहबाज ने दरवाजा खोला था। उन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया। उसके बाद अर्शिया डॉक्टर हारिस के साथ आ गई। चौधरी शाहनवाज इसे देखकर आए इख्तियार हो गया।
वो अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ा तो हाशिम अली ने इसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। आप बराह करम सब्र से काम लें, ये जरूरी है। अर्शी, तुम खैरियत से तो हो ना? अर्शी, अर्शी, मुझे पहचान लिया ना तुमने? मोहतरमा अर्शी, क्या आप चौधरी शाहनवाज को जानती हैं? अर्शिया का चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। वो शदीद हिजान खेज निगाहों से चौधरी शाहनवाज का जायजा ले रही थी, लेकिन इसके चेहरे पर शनासाई का कोई तस्वुर बेदार नहीं हुआ। हाशिम अली ने फिर पूछा, क्या आप उन लोगों को जानती हो? अर्शिया थोड़ी देर तक उन लोगों के चेहरे का जायजा लेती रही। इसके बाद उसने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उनमें से किसी को नहीं जानती। अर्शिया, अर्शिया, मैं शाहनवाज हूँ। तुम प्यार से मुझे शाहू कहा करती थीं। और अर्शिया, तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली थीं जब तुम्हारे साथ कुछ हादसे पेश आए। तुम्हारे कुछ दुश्मनों ने तुम पर जादू टोने कराए और उस वक्त डॉक्टर हारिस ने हाथ उठाते हुए कहा, बराहे करम इससे आगे आप खामोशी इख्तियार कर लीजिए। डॉक्टर हारिस ने कहा, बेटी, ये चौधरी शाहनवाज साहब हैं। ये इस बात के दावेदार हैं कि ये तुम्हारे शौहर हैं। इन्होंने ही अखबार में तुम्हारी तस्वीर शाये कराई थी और बकौल उनके ये काफी अरसे से तुम्हारी तलाश में सरगर्दा हैं। अगर तुम पसंद करो तो उनके साथ जा सकती हो सकता है तकदीर हम सबका साथ दे और तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने कहा, मैं जानती हूँ अंकल हारिस, मेरे जहन के खानों में उन साहब की कोई तस्वीर नहीं उभरती है जो खुद को मेरा शौहर कह रहे हैं। हाशिम अली, आप क्या कहते हैं इस बारे में? डॉक्टर हारिस ने हाशिम अली से कहा। इसने कहा, चौधरी शाहनवाज बेशक एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, उनकी जमानत हर जगह से हासिल की जा सकती है, पर डॉक्टर हारिस, बकौल आपके मोहतरमा अर्शिया खोई हुई याददाश्त की मरीजा हैं। मेरी अपनी राय है कि इन्हें चौधरी साहब के हवाले कर दिया जाए, लेकिन चौधरी साहब से भरपूर जमानत ली जाए कि वो मुहतरमा अर्शिया के जहन पर तसल्लुत जमाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि एक आजमाइशी अरसे के लिए वो मुहतरमा अर्शिया को अपने साथ रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन्हें पिछली जिंदगी याद आ जाए। अगर इस मुकर्रर अरसे में वो उनकी याददाश्त वापस लाने में कामयाब नहीं हो सके तो इन्हें वापस आपके पास पहुंचा देंगे। बताइए, क्या आप इस बात पर तैयार हैं? चौधरी शाहनवाज दिलो जान से, चौधरी शाहनवाज ने कहा। इसके बाद बाकी मामलात बाशम अली की मौजूदगी में ही तय हुए। अर्शिया डॉक्टर हारिस के घर से रुखसत हो गई और चौधरी शाहनवाज से लेकर लकड़ मोड़ हवेली चल पड़ा। हाशिम अली भी सादा लिबास में साथ आया। उसने हाशिम अली को बताया, असल में ये दो औरतों की रकाबत का मामला था और आप जानते हैं कि बीवी दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर लेती है लेकिन एक सौकन नहीं। फिर चौधरी शाहनवाज ने हाशिम अली को हर तरह से मुतमईन किया और शाहीना बेगम से भी मुलाकात कराई। राज गंदल दूसरी बार भी पूरी तरह नाकाम रहा था। इसकी कोशिशों और इसके जाप ने से धोखा नहीं दिया था, बस उसके भाग इसका साथ नहीं दे रहे थे। राज गंदल को ये एहसास हुआ था कि कोई परिसरार कुव्वत इससे आगे आगे चल रही है। उसने एक रास्ता मुंतखब किया और हवेली से बाहर निकल आया। बशीर बेग अपने घर पहुंच गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बची को अम्मा ताजी ले गई थी, वो उसी के पास थी। बशीर बेग ने बची का लाया हुआ सामान एक तरफ रखा और नोटों की उन घड़ियों को देखने लगा जो सब के सब असली थे। इस ने एक नोट और निकाला और बाकी नोटों को एक लकड़ी के छोटे से संदूकचे में रखकर जमीन में दफन कर दिया और इस पर चारपाई बिछा दी ताकि किसी को शक ना हो सके। इसके बाद वो बाजार गया और बहुत सी खाने पीने की चीजें ले आया। वो अम्मा ताजी के घर पहुंच गया। यहाँ ताजी खुश नजर आ रही थी। बशीर बेग ने इससे कहा, अम्मा क्या कर रही हो? ए बेटे, बस तेरी भांजी से खेल रही हूँ। अरे क्या बताऊं तुझे, कैसी भगवान है ये। मेरे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं था, एक थाल में कोई खाने पीने की बेशुमार चीजें दे गया और कहने लगा कि उसके घर नियाज हुई थी। बेटा उस महिला का तो नहीं लगता था, कहीं दूर से आया था। पता नहीं मेरा पता इसे किसने बता दिया। मैंने सारी चीजें तेरे लिए संभाल कर रखी हुई हैं, अब जा खा ले। लो अम्मा, मैं तो खुद तुम्हें बुलाने आया था। आज मेरी तनख्वाह मिली थी, मैंने सोचा अम्मा ताजी की दावत कर दी जाए। तनख्वाह मिली थी है तो नौकरी कब से करने लगा? वो अम्मा, क्या करता, कुछ ना कुछ तो करना ही था। अब बताओ क्या करिए, मैं अपना खाना इधर ले आऊं या तुम अपना खाना लेकर चल रही हो? चल बेटा, तेरे ही घर चल रही हूँ। वैसे इस बच्ची का नाम क्या बताया था तूने? वो लोग जो इस बच्ची के माँ बाप थे, इन्होंने इसका नाम नीना रखा था। कैसा नाम है अम्मा ताजी? ले बेटा, नीना, नैनो का सिख चैन। बशीर बेग ने बड़े प्यार से बच्ची को गोद में लिया और अपने घर की जानिब चल पड़ा। बशीर बेग खुशी खुशी घर में दाखिल हो गया और फिर इसने नीना को एक जगह बैठा कर इसके इर्द गिर्द वो सारी चीजें सजा दी जो वो इसके लिए लाया था। नीना के चेहरे पर खुशी के आसार थे, वो खुशी खुशी इन चीजों से खेलने लगी। कुछ देर के बाद अम्मा ताजी खाना लिए हो आ गई। बशीर बेग ने भी अपनी लाई हुई चीजें निकाल कर सामने रख ली तो अम्मा ताजी हैरत से बोली, ले तो बहुत सारी चीजें ले आया है और अम्मा ताजी तुम्हारी थाली में भी तो खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं। ले बेटा, अल्लाह जब देने पर आता है तो उसी तरह देता है। खा सकेंगे? क्या करें अम्मा, हम लोग खाते हैं, बाकी दो चार घरों में थोड़ा थोड़ा सा बांट देंगे। अल्लाह ही है, जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। बशीर बेग नैना को ताजी के हवाले करके बाहर नकुल आया। उस वक्त वो एक पार्क की बेंच पर बैठा हुआ था।
एक भारी भरकम आदमी जिसकी उम्र 50-60 के करीब होगी उसके पास पहुंचा और बेंच पर उसके बराबर बैठ गया। बशीर बेग ने किसी कदर हैरान निगाहों से इसे देखा था। वो बशीर बेग को गौर से देख रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हारा नाम हातम है ना? बशीर बेग हंस पड़ा फिर बोला, नाम तो हातम नहीं है, लेकिन आजकल हातम ताई ही बना हुआ हूँ।